नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास जौहर ज्वाला पार्ट 6। चोरों की तरह तरसेम लाल एसएचओ नसीब सिंह के क्वार्टर पर पहुंचा, जो कि थाने के परिसर में ही था। टेलीफोन के जरिए वो पहले ही जान चुका था कि नसीब सिंह थाने में नहीं था। उस घड़ी 10 से ऊपर का टाइम था। उसने घंटी बजाई तो नसीब सिंह ने उसके लिए खुद दरवाजा खोला। तरसेम लाल को आया देखकर वो एक तरफ हटा, फिर दोनों बैठक में जाकर बैठे। क्या खबर है? नसीब सिंह बोला। पहले समझ में नहीं आ रहा था, तरसेम लाल धीरे से बोला, लेकिन अब आ गया है। उधर फार्म में हेलीपैड बन रहा है। हेलीपैड? हाँ। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब साफ है साहब, कोई खास ही मेहमान उधर हेलीकॉप्टर पर पहुंचने वाला है। कौन होगा वो खास मेहमान? मैं ताड़ में हूँ, आएगा तो मालूम पड़ जाएगा। अभी नहीं आया? आया भी नहीं, और लगता है कि अभी टाइम भी नहीं हुआ उसके आने का, क्योंकि अभी हेलीपैड तैयार नहीं है। कब तक होगा? तेजी से काम हो रहा है, कल दोपहर तक हो जाने की उम्मीद है। शाम तक तो जरूर ही हो जाएगा। और ब्रजवासी वापस लौट आया है, साथ में एक नौजवान लड़की थी। कौन? मालूम नहीं, अंधेरे में ठीक से शक्ल न देख सका, लेकिन वो कोई साथिन या संगिनी नहीं थी। कैसे जाना? उसे वहां पहुंचते ही फार्म हाउस के एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया गया था। यानी कि कैदी है, ऐसा ही लगता है। किसी तरह के बंधन में थी? नहीं, कोई हो हल्ला भी नहीं कर रही थी, एकदम खामोश थी। चाल भी ऐसी थी जैसे नींद में चल रही हो। कौन होगी? अभी तो पहुंची है, मैं मालूम कर लूंगा। आगे बढ़। मेरे वहां से आने तक झाम नानी, भोगीलाल और पवित्र सिंह भी वहां पहुंच चुके हुए थे। वहां कोई ऑल नाइट जश्न का प्रोग्राम जान पड़ता है। हयात से डिनर मंगाया गया है और लीडो से 2 कैबरे डांसर बुलाई गई हैं। लेकिन साहब, आज के जश्न की बात छोटी मोटी जान पड़ती है। फार्म हाउसों के अय्याश मालिक लोग ऐसे खाते पीते ही रहते हैं, ऐसे पार्टियों के मौके जबरन करते ही रहते हैं। मेरे से ज्यादा आप खुद ऐसी बातों को जानते समझते हैं। आगे बढ़। आज का तो साहब लोकल लोगों का लोकल जश्न लगता है। असल तैयारी तो वहां किसी और ही बात की है। और क्या बात हो सकती है? कल सामने आने की उम्मीद है साहब। तू आंखें खुली रखेगा और कान खड़े रखेगा। बिल्कुल, ये भी कोई कहने की बात है? झामनानी का तेरे पर विश्वास बन गया? कुछ बन गया, कुछ चालाकी से बनाया। क्या चालाकी की? बेखौफ कहूं? हाँ, उसकी खातिर अपनी बर्बादी की मुतवातर हाल दुहाई मचाई, और जब आमना सामना हुआ, एक सांस में 10 गालियां आपको दी। तेरे से यही उम्मीद थी मुझे साले। जरूरी था साहब, जरूरी था। अपना मतलब जो निकालना है। ठीक कह रहा है तू। और सेवा बताइए। सेवा अभी वो ही चौकस कर जो कर रहा है। वो तो मैं जी जान से करूंगा। आखिर आपसे अपनी खता पक्षवानी है, अपनी नौकरी बचानी है। सब हो जाएगा, वक्त आने दे। साहब, मैं निश्चिंत तो हो जाऊं ना? हाँ, हो जा। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अपने और झामनानी के बीच की कड़ी के तौर पर तूने जिस आदमी का नाम लिया था और पता बताया था, उस पते पर तो वो आदमी नहीं पाया जाता। साहब, जो पता वो मेरे को बोला, वो मैंने आपको आगे बोल दिया। वो आदमी तेरे खुरापाती दिमाग की ही तो उपज नहीं। तौबा साहब, उसकी बाबत झूठ बोलकर मुझे क्या मिलेगा? जब उसने पता गलत बताया तो हो सकता है कि नाम भी गलत बताया हो। हाँ, ये तो हो सकता है। कभी सामने आया तो सूरज से तो उसे पहचान लेगा ना? जरूर पहचान लूंगा। लेकिन साहब, झामनानी का जो बड़ा खेल सामने आने वाला है, उसके मुकाबले में ये एक ऐसी छोटी मोटी बात साबित होगा जिसकी तरफ देख लीजिएगा, आप ही तवज्जो नहीं देंगे। जब बड़े मगरमच्छ फंस रहे हो तो क्या कोई छोटी मोटी मछली की तरफ तवज्जो देता है? ये तो सयानी बात कही तूने। ठीक है, अब तू चल। चलता हूँ साहब। वैसे कहाँ जाएगा अब? वापस फार्म पर ही जाऊंगा। झामनानी ने लीडो तक भेजा था, दाव लगाकर इधर भी चला आया। वो तो तूने अच्छा किया, लेकिन जब भी इधर का रुख करे, एक बात का खास ख्याल रखना, यहाँ आता तुझे कोई ना देखे। झामनानी को तेरे 2 तरफा रोल की खबर लग गई तो फिर तेरी खैर नहीं।
मैं होशियार रहूंगा साहब। हाँ, अपनी खातिर, साहब की खातिर नहीं। साहब, अब वो मेरा इस्तीफा तो फाड़ दो। वो अभी नहीं हो सकता। वजह साहब, इस्तीफा डीसीपी के पास है, वापस मंगाना होगा। वापस आ तो जाएगा ना साहब? आ जाएगा, मेरा एतबार कर। जो कुछ हो रहा है सब डीसीपी की मंजूरी से हो रहा है, इसलिए आ जाएगा। शुक्रिया साहब। जैसे चोरों की तरह तरसेम लाल वहां पहुंचा था, वैसे ही चोरों की तरह वो वहां से रुखसत हुआ। आधी रात होने को थी, जबकि अपनी मंजिल की तलाश में कई तरह के धक्के खा चुकने के बाद विमल झामनानी के फार्म के बंद फाटक पर जाकर लगा। फैक्स में दर्ज निर्देश के मुताबिक उस घड़ी वो अकेला था और राजा गजेंद्र सिंह वाले बहुरूप में था। वाहे गुरु सच्चे पातशाह, वो होठों में बुदबुदाया। तू मेरा राखा सब नी थाई। उसने फाटक के पहलू में लगे कॉल बेल के बटन को दबाया। फाटक में एक झरोका खुला, जिसमें से एक वर्दी पहने गार्ड ने बाहर झांका। राजा गजेंद्र सिंह, विमल बोला, भीतर खबर करो। गार्ड ने झरोका बंद किया और फाटक में बनी एक खिड़की खोली। भीतर खबर है, वो खिड़की से परे हटता बोला। आ जाओ। विमल के चेहरे पर हैरानी के भाव आए। फाटक खोलो, वो बोला। टैक्सी नहीं जा सकती। विमल ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने भाड़ा चुकाकर टैक्सी को रुखसत किया और खुली खिड़की से भीतर कदम डाला। गार्ड ने पीछे खिड़की बंद कर दी। सीधे चले जाओ, गार्ड बोला। मैं इधर से फोन कर देता हूँ। तुम्हारे वहां पहुंचने तक सब तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार होंगे। सब? हाँ सब। सहमति में सिर हिलाते विमल ने अर्धवृत्ताकार लंबी राहदारी पर, जिसके दाएं बाएं बराबर फासलों पर पेड़ उगे हुए थे, आगे कदम बढ़ाया। इधर उधर भटकना नहीं, पीछे से गार्ड चेतावनी भरे स्वर में बोला। मोड़ आने तक मेरी तुम्हारे पर निगाह रहेगी। उसके बाद उधर से भी किसी की तुम्हारे पर निगाह रहेगी। कोई होशियारी की तो गोली, समझ गए? हाँ। विमल आगे बढ़ा। लंबी राहदारी के सारे रास्ते उसके जहन में आरती के शब्द गूंजते रहे। गगन में थालू रवि चंदु दीपक बने तारिका मंडल जनक मोती। धूप मल आन लो पवणु चवरो करे सगल बन राई फुलंत ज्योति। कैसी आरती होई भव खंडना तेरी आरती, अनहता सबत वांजत भेरी। सहस तव नैन नन नैन हई तेहि, कऊ सहस मूर्ति नना एक तोही। सहस पद बिमल नन एक पद गंध, बिनु सहस तब गंध इव चलत मोही। सब मही ज्योति ज्योति है सोई, तिस दि चानने सब मही चानुड़ होई। गुर साखी ज्योति प्रगट होई, ज्योति सुभावे सुआरती होई। राहदारी एक बहुत बड़े कंपाउंड में खत्म हुई, जिसके परले सिरे पर फार्म हाउस की इमारत थी। कंपाउंड लांघ कर वो फार्म हाउस के सामने पहुंचा। भीतर से म्यूजिक और अट्ठास की आवाजें आ रही थी। उसने इमारत के बरामदे की तरफ कदम बढ़ाया। तभी बरामदे के कई दरवाजों में से एक दरवाजा खुला और हाथों में विस्की के गिलास थामे झामनानी, ब्रजवासी, भोगीलाल और पवित्र सिंह प्रकट हुए। दाता, जिसके ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। राजा साहब, झामनानी व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। हाँ, विमल सहज और संतुलित भाव से बोला। यानी कि सोहल? वही। वडी, देखो नी कौन आया है। तुम सब कहते थे ये इधर नहीं पहुंच सकता, पहुंचा भी पड़ा है कर्मा मारा। वडी उड़ के आया नहीं? या? ब्रजवासी बोला। उधर आंखें बंद की तो अंतर ध्यान हो गया, आंखें खोली तो इधर मौजूद। मायावी मानस है भाई, भोगीलाल बोला। माया ही दिखे है कोई ये इसकी। फिर भी वीर भ्रावो, पवित्र सिंह बोला। कैसे जान गया ये इधर का पता? मालूम कर लेंगे, ब्रजवासी बोला। अभी तो आया है, पहुंचा है। हाँ, भोगीलाल बोला। जल्दी क्या है? आया तो कल्ला ही है ना, पवित्र सिंह बोला। बड़ी बोलनी, झामनानी बोला। जवाब देनी। मैं? विमल धीर गंभीर स्वर में बोला। अकेला आया हूँ, साथ कोई तोप तो नहीं लाया। मैं निहत्ता हूँ। बड़ी, इसे कहते हैं नी ऊंट पहाड़ के नीचे आना। क्यों साईं लोगों? सबके सिर सहमति में हिले। कितना बढ़ बढ़ के बोलता था गुरबख्शलाल कि पार्टी में नए साल की रात को हमें सुधारने चला था। ब्रजवासी बोला। कह रिया था ड्रग्स का धंधा नहीं, भोगीलाल बोला।
हुन रोक के वखा सानू ड्रग्स के धंधे से। पवित्र सिंह बोला। वडी दिखानी अपनी धमकी पर खरा उतरकर। झामनानी बोला। अब मार हम सबको, दिखा ऐसा करतब अपना कि हम में से हर कोई 4 भाइयों के कंधों पर सवार होकर यहाँ से जाए। तब धमकी दे रिया था। भोगीलाल बोला। अब उस पर खरा उतरकर नहीं दिखा रिया। बोलता था। ब्रजवासी बोला। किसी ने वादा खिलाफी की तो प्रेत बन के उसके सिरहाने आ खड़ा होगा। एक कुशवाह नु गद्दारी वास्ते राजी कर लिता। पवित्र सिंह बोला। तो समझा किला फतेह कर लिता। वडी दी न हमने उस कर्मा मारे कुशवाह को उसकी गद्दारी की सजा बराबर दी। ब्रजवासी बोला। वडी कोई इसे बताओ नहीं कि हमने भी कसम खाई थी कि हम इसे नंगा करके मारेंगे। झामनानी बोला। अब ये खड़ा है हमारे सामने नंगा। मजबूर। ब्रजवासी बोला। बे यारो मददगार। भोगीलाल बोला। बे आसरा। पवित्र सिंह बोला। जिस हद जोर कर बेखे सोई। विमल के मुख से निकला। बड़ी क्या बोला नहीं। झामनानी बोला। कुछ नहीं तो सब कत्ल आप लोगों ने करवाए। कुशवाह, सुमन वर्मा, शिव शंकर शुक्ला, जगत नारायण, तुकाराम वागले, फिरोजा, शेष नारायण लोहिया, सबकी मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। सबके लिए अभी नहीं, अभी कई बच गए। जैसे वो टैक्सी ड्राइवर मुबारक अली, वो कॉल गर्ल सीमा सिकंद, वो तेरा सरकारी जोड़ीदार योगेश पांडे, और उधर मुंबई में वो मराठा होटल वाला सलाउद्दीन, और वो अकरम लॉटरी वाला। सब मायाराम से जाना। हाँ ओई तिसी तेरा जानी जान। पवित्र सिंह बोला। अब जिंदा तो वो होगा नहीं, मतलब एक कोई नहीं। विमल खामोश रहा। अब बोल। झामनानी बोला। तेरी क्या खातिर करें। यही खातिर करो कि नीलम को यहाँ से रुखसत करो। वडी ये तो ऑर्डर कर रहा है नहीं, और मेरे साथ जैसा जी में आए सलूक करो। पहले तेरी मुंडी ना काटे। ब्रजवासी बोला। मुझे कोई ऐतराज नहीं। विमल बोला। और मैं आया किस लिए हूँ यहाँ। क्या ऐसी दीदा दिलेरी। साधनी हेती इति जिनिकारी, सीस दिया पर सी न उचारी। वडी क्या बोला नहीं। गुरु तेग बहादुर जी का बोल रहा है। पवित्र सिंह धीरे से बोला। कहता है सिर कटेगा तो सी नहीं निकलेगी। धर्म हे साका जिनी किया, सीस दिया पर सिर न दिया। कहता है सिर देगा स्वाभिमान न देगा। पवित्र सिंह बोला। सिर देने सिर रहत है। विमल ओजपूर्ण स्वर में बोला। सिर राखे सिर जाए। बस करो ए। पवित्र सिंह भड़का। आया वड्डा सूरमा। विमल ने होठ भींच लिए। देखेंगे। भोगीलाल बोला। देखेंगे इसकी सूरमाई। हाँ। ब्रजवासी बोला। जल्दी क्या है। वडी कोई घूंट वूट लगवा दे इसे। झामनानी बोला। कोई बोटी वोटी चबवा दे। शायद आराम करना चाहता हो। भोगीलाल बोला। सेज बिछवा दे। जरूरत नहीं। पवित्र सिंह बोला। नींद न औंदी चोर नू, आशिक न लगदी भूख। वडी मैं तो भूल ही गया था नी। झामनानी बोला। ये तो औरत के इश्क का मारा इधर पहुंचा है नी। कितनी देर वे चारों यूं ही विमल पर पपतियां कसते रहे, उसकी खिल्ली उड़ाते रहे। उस घड़ी विमल की दुर्दशा पर अफसोस करने वाला कोई शख्स वहां मौजूद था तो वो तरसेम लाल था। हमेशा मवालियों का मैला चाटने को तत्पर रहने वाले तरसेम लाल को तब पहली बार उन लोगों से नफरत हुई, और बावजूद इसके कि विमल इश्तिहारी मुजरिम था, कई डकैतियों कई हत्याओं के लिए जिम्मेदार था, उसके मन में विमल के लिए गहरी हमदर्दी की भावना पनपी। उस घड़ी उसे वो निहत्था आदमी शेर लग रहा था और चारों दादा सियार लग रहे थे। हुक्मनी। फिर झामनानी बोला। सबको बाहर बुलानी। हमारी तरह उन्होंने भी कभी राजा साहब नहीं देखा होगा। सबको बोलो आके राजा साहब को देखें, और फिर घर जाके बच्चों को बताए कि राजा साहब ऐसा होता है। बुलाता हूँ साहब। हुक्मनी बोला। और बजाज। हाँ साहब। मुकेश बजाज बोला। इसकी मजाल तो नहीं हो सकती हुक्म अदूली की। फिर भी देख कोई हथियार तो नहीं छुपाए हुए ये। मुकम्मल तलाशी ले इसकी। सहमति में सिर हिलाता बजाज विमल के पास पहुंचा। उसने बड़ी सावधानी से उसका अंग अंग टटोलना शुरू किया। ब्रजवासी के पीछे खड़ा टोकस ये देख देख कर कुड़ रहा था कि उसकी दिल्ली से गैर हाजिरी के दौरान उसके अंडर में चलने वाले हुक्मनी और बजाज जैसों की पूछ हो गई थी। ये खाली है। आखिरकार बजाज बोला। तू चढ़िया है। झामनानी बोला। बजाज हड़बड़ाया। वडी
मैं मुकम्मल तलाशी को बोला। मुकम्मल तलाशी ली तूने? हाँ साहब। कहता है हाँ साहब, इधर हट। झामनानी खुद विमल के सामने पहुंचा। उसने यूं एक हाथ उसके सिर पर चलाया कि सिर से पगड़ी उतरकर परे जा गिरी। ओह, बजाज बोला, सॉरी बॉस। वडी, अब हुई नहीं तलाशी मुकम्मल, पगड़ी में भी कुछ नहीं है। साहब, आप महान हैं। ये हथियार हमारे पर इस्तेमाल करने के लिए ही नहीं, खुद अपने पर इस्तेमाल करने के लिए भी ला सकता है। इससे भाई ने मिलना है, इससे भाई से भी बड़े साहब ने मिलना है, इससे कई बड़े साहबों ने मिलना है। उन लोगों के आने से पहले इसे कुछ हो गया तो समझता है हमारी कितनी किरकिरी होगी। ओह, विमल ने जमीन पर से पगड़ी उठाई, उस पर से धूल झाड़ी और उसे जैसे तैसे वापस अपने सिर पर टिकाया। रावण रथी, तरसीम लाल मन ही मन बोला, विरथ रघुवीरा। तब तक दादा लोगों के अगल बगल इतने लोग इकट्ठे हो गए थे कि वो उस विशाल बरामदे में भी बड़ी मुश्किल से समा पा रहे थे। इतने लोगों की, जो कि कम से कम 50 तो यकीनन थे, ज्यादा भी हो सकते थे, वहां मौजूदगी विमल के लिए सर्वदा अप्रत्याशित थी। क्यों इतने लोग वहां जमा थे? वडी, देखो नी राजा साहब को। झामरानी उच्च स्वर में बोला, बंदर देखा होगा नी, लंगूर देखा होगा नी, राजा साहब नहीं देखा होगा। वडी, अब देखो नी, देखो और तालियां बजाओ। ताली तो किसी ने न बजाई, अलबत्ता अट्ठास सबने किया। वडी, अब कोई करतब भी तो करके दिखा राजा साहब वाला। कोलाहल शांत हुआ तो झामना नहीं बोला, तू तो बस खड़ा है खंबे की तरह। अब कोई डुगडुगी बजाएगा तो हिले डुलेगा। मैं फिर दरख्वास्त करता हूँ, विमल धैर्य से बोला, कि आप लोग नीलम को यहाँ से रवाना करें और मेरे साथ जैसा जी में आए सलूक करें। आपकी अदावत मेरे से है, नीलम से नहीं। आप नीलम को रिहा कीजिए और जो भी बदला उतारना चाहते हैं मेरे से उतारिए। सिंधी भाई, ब्रजवासी धीरे से बोला, ये नीलम नीलम ही भज रहा है, बच्चे का नाम नहीं ले रहा। वडी, कहीं इसे मालूम तो नहीं पड़ गया? सहमति में सिर हिलाता झामनानी बोला, कि बच्चा इधर नहीं है। कैसे मालूम पड़ जाएगा जी? भोगीलाल बोला, कोई नजूमी है ये? वडी, ये बच्चे को माँ में शामिल समझकर बात कर रहा होगा नहीं? हाँ, ब्रजवासी को बात जची, ये हो सकता है। तो क्या फैसला किया आप लोगों ने? विमल बोला। वडी, फैसला भी कर लेंगे। झामनानी बोला, जल्दी क्या है? मुझे कोई जल्दी नहीं, मैं सिर पर कफन बांध के यहाँ आया हूँ। आप मुझे अब मारे या ठहर के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक लाचार औरत को मेरी वजह से हलकान करना। ओए माँ सदके, पवित्र पुचकारता सा बोला, हलकान कित्थे हो रही है ओ ते फसकड़ा मार के पलंगे चढ़ी बैठी हुई है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप उसे जाने दें। वडी, कहाँ जाएगी तेरी बेचारी रात के वक्त इस उजाड़ बियाबान से? झामनानी बोला, 4 किलोमीटर तक तो कोई आबादी तक नहीं है इधर। आधी रात को सोनी सड़क पर निकलेगी तो डाकू पड़ जाएंगे। सवेरे भेजेंगे। भोगीलाल बोला, अब तू भी आराम कर। ब्रजवासी बोला, थका हुआ होगा। वडी, बहुत उम्दा जगह सूझी है मुझे तेरे आराम के लिए। झामनानी बोला, बजाज? हाँ साहब। बजाज बोला, कलगी वाले राजा साहब को कुएं में डाल और जाल को ताला लगा के चाबी पास रख। मंगलवार 16 मई दिल्ली। वो एक सूखा कुआं था जिसका व्यास मुश्किल से 4 फुट था और वो कोई 15 या 16 फुट गहरा था। सारी रात विमल ठोडी से घुटने सटाए उसमें बैठा रहा था। बीच में उसने कभी झपकी मारने की कोशिश की थी तो कोई मकड़ी, कोई छिपकली, कोई कॉकरोच या कोई चूहा उस पर फुदकने लगता था। कुएं के मुंह पर छत की तरह जाल पड़ा हुआ था, जो कि सरियों को यूं वेल्ड करके बनाया गया था कि वो चौकोर टुकड़ियों में बटा जान पड़ता था। वो संदूक के ढक्कन की तरह उठता था और वैसे ही एक कोने में लगे कुंडे के साथ उसमें ताला लगाने की व्यवस्था थी। सारी रात विमल ने जो विशेष काम उस अंधेरे कुएं में बैठे किया था वो ये था कि उसने अपनी पगड़ी को लंबाई के रुख 2/3 फाड़ लिया था। 1/3 पगड़ी वापस सिर पर लपेट ली थी ताकि देखने वाले को उसकी कमी न खलती, और 2/3 को लंबी लंबी कतरों में काटकर उनको आपस में यूं गूंथ दिया था कि उन्होंने एक रस्सी की सूरत अख्तियार कर ली थी। उस रस्सी का कोई फौरी इस्तेमाल
उसके जहन में नहीं था। फिलहाल उसने जो किया था मुख्यतः वक्त गुजारी के लिए किया था। रात को किसी वक्त बारिश होने लगी थी, जिसकी वजह से कुएं का फर्श न केवल सूखा नहीं रहा था, बल्कि एक एक इंच पानी उसकी तलहटी में जमा हो गया था। वही बारिश सारी रात होती रहती तो जरूर कुएं में ही उसे जल समाधि मिल जाती। गनीमत थी कि ऐसा नहीं हुआ था। रात को बारिश थोड़ी देर होकर बंद हो गई थी। बूंदाबांदी का आलम तब भी था और आसमान की रंगत बता रही थी कि वो बूंदाबांदी कभी भी तेज बारिश में तब्दील हो सकती थी। बहरहाल ऊपर काली चादर की जगह फैली रोशनी बता रही थी कि रात बीत चुकी थी। उसने रस्सी को अपनी पोशाक के नीचे अपनी कमर के गिर्द लपेट लिया और दिन चढ़ाया होने की प्रतिक्रिया स्वरूप कोई नई घटना घटित होने की प्रतीक्षा करने लगा। आखिरकार उसे ऊपर से करीब होते कदमों की आहट मिली। किसी ने जाल पर से नीचे झांका। कैसे है राजा साहब? बजाज ने पूछा। सलामत है ना? रात चैन से कटी ना? नींद ठीक से आई ना? विमल ने जवाब न दिया। साहब लोगों को दया आ गई है तुम्हारे पर, इसलिए उन्होंने नाश्ता भेजा है। विमल खामोश रहा। जाल के बीच में से रस्सी के सहारे एक छोटी सी टोकरी नीचे लटकाई गई, जिसमें कि एक मग में भाप उड़ाती चाय थी और एक प्लेट में डबल रोटी की 4 स्लाइसें थी। साहब लोगों की मर्जी। राजा साहब को शाही दस्तरखान पर ब्रेकफास्ट सर्व करने की थी, लेकिन हवा तेज है, साथ में बूंदाबांदी हो रही है, इसलिए गार्डन में दस्तरखान बिछ नहीं रहा। फिलहाल इसी से गुजारा करो। मग और प्लेट उठाओ टोकरी में से। विमल ने आदेश का पालन किया। टोकरी वापस खींच दी गई। मैं 5 मिनट में वापस लौटूंगा, खाली मग और प्लेट वापस लेने, समझ गए? विमल चाय पीने लगा। बजाज जाल पर से परे हट गया। विमल कान लगाकर उसके दूर जाते कदमों की आवाज सुनता रहा। जब आवाज सुनाई देनी बंद हो गई तो वो फुर्ती से उठकर खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर के गिर्द से अपनी रात भर की मेहनत का फल वो रस्सी निकाली। उसने उसका एक सिरा अपनी बगलों के नीचे से निकालकर अपनी छाती के गिर्द बांधा। उसके ऊपर अपना बंद गले का कोट व्यवस्थित किया। दूसरे सिरे को पीछे पीछे से कोट की कॉलर में से बाहर निकाला और फिर वो सिरा अपने दांतों में पकड़ लिया। फिर उसने अपनी पीठ कुएं की एक साइड में लगाई, पांव उससे विपरीत दिशा में दीवार से सटाए और तेजी से पीठ और पैरों के सहारे कुएं में ऊपर की ओर सरकने लगा। 5 मिनट में उसने वापस आना था। उससे कहीं पहले उसने बहुत कुछ करना था। कुएं में वापस तो हरगिज नहीं जा गिरना था। आखिरकार वो जाल के करीब पहुंचा। उसने दांतों में दबा रस्सी का सिरा हाथों में पकड़ा और फुर्ती से उसे जाल के मध्य में एक सलाख के साथ बांधा। तभी उसे करीब आते कदमों की आहट मिली। उसने 1-2 क्षण और प्रतीक्षा की और फिर अपनी पीठ और पैरों की कुएं की दीवार पर से पकड़ को ढीला छोड़ दिया। उसने मुंह से एक घुटी हुई चीख निकाली और फिर उसका शरीर लंबवत कुएं में लटककर रस्सी के सहारे पेंडुलम की तरह झूलने लगा। रस्सी का सारा जोर उसके कंधों पर था, लेकिन कोई ऊपर से झांकता तो यही समझता कि वो उसके गले में बंधी हुई थी। बजाज ने चीख सुनी तो वो लपक कर ऊपर जाल पर पहुंचा। जाल के साथ बंधी रस्सी के सहारे उसने अपने कैदी की लाश को झूलते देखा तो उसके छक्के छूट गए। सत्यानाश! उसके मुंह से निकला। इसने तो फांसी लगा ली। रस्सी कहां से आ गई इसके पास? हे भगवान, अब क्या होगा? झामनानी तो मेरा खून पी जाएगा। अभी लटका है, शायद अभी जिंदा हो। उसने इधर उधर देखा तो करीब ही बागवानी में इस्तेमाल होने वाली एक कैंची पड़ी पाया। उसने झपट कर वो कैंची उठाई और उसका मुंह जाल में डालकर रस्सी काट दी। विमल धड़ाम से कुएं के पैंदे में जाकर गिरा। बजाज ने चाबी लगाकर जाल का ताला खोला, जाल को परे उल्टा और करीब पड़ी एक सीढ़ी कुएं में लटकाई। सीढ़ी नीचे पहुंचकर कहीं टिक गई तो वो उसके सहारे कुएं में उतर गया। कैदी का निश्चेत शरीर औंधे मुंह दौड़ा हुआ वहां पड़ा था। उसने उसको कंधों से थामकर सीधा किया और उसके दिल की धड़कन टटोलने की कोशिश की। विमल के दोनों हाथ हवा में उठे और उन्होंने बजाज की दोनों कनपट्टियों पर एक साथ वज्र प्रहार किया। बजाज के मुंह से एक हाय निकली और वो उस सीमित स्थान में विमल के ऊपर उलट गया। विमल ने उसे परे धकेला और पूरी शक्ति से
उसकी पसलियों में कई घूंसे बरसाए। बजाज की आंखें उलट गई। तब विमल हाँफता हुआ सीधा हुआ और उसने छाती के साथ बंधी रस्सी को अपने जिस्म से अलग किया। उसने देखा कि उसके सामने बेहोश पड़ा व्यक्ति बरसाती और वैसे ही वाटरप्रूफ टोपी पहने था। उसने उसे सीधा किया और बरसाती और टोपी दोनों उसके जिस्म से अलग करके खुद पहन लिए। अपनी दाढ़ी और मूंछ उतारकर उसने बरसाती की जेब में डाल ली। उसने बरसाती की जेबों में हाथ डाला तो पाया कि एक जेब में एक रिवॉल्वर मौजूद थी। बढ़िया, वो फुर्ती से सीढ़ी चढ़ के कुएं से बाहर निकल गया। उसने अपने पीछे सीढ़ी को वापस खींचकर एक तरफ डाला, जाल को वापस कुएं के मुंह पर उल्टा, उसके कुंडे में अटका ताला उसको लगाया और चाबी झाड़ियों में उछाल दी। तब उसने अपने चारों तरफ निगाह डाली। उसे ऊंचे पेड़ों के अलावा कुछ दिखाई न दिया। पता नहीं वो सूखा कुआं फार्म के कौन से हिस्से में था। फिर उसकी निगाह उस पगडंडी की तरफ गई। प्रत्यक्षता जिस पर चलता हुआ वो शख्स वहां पहुंचा था। बरसाती की रिवॉल्वर वाली जेब में हाथ डालकर उसे मजबूती से थामे विमल पगडंडी पर आगे बढ़ा। काफी देर चलते रहने के बाद उसे अपने आगे कहीं हलचल का आभास हुआ। वो एक पेड़ की ओट में हो गया। उसने सावधानी से आगे झांका। आगे एक छोटा सा मैदान था जिसमें उसी क्षण एक मेटाडोर वैन आकर खड़ी हुई थी। उसके देखते देखते वैन की ड्राइविंग सीट पर से उसी के जैसी बरसाती और टोपी पहने एक आदमी बाहर कूदा और सिर झुकाए बूंदाबांदी में एक तरफ चल दिया। विमल प्रतीक्षा करता रहा। वो दृष्टि से ओझल हो गया तो विमल दबे पांव मेटाडोर के पास पहुंचा। ये देखकर उसे बड़ी राहत महसूस हुई कि मेटाडोर की चाबियों का गुच्छा इग्निशन में ही लटक रहा था और वो फुर्ती से उसमें सवार हो गया। उसने पीछे झांका तो पाया कि मेटाडोर खाली थी। उसने उसे स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया। मैदान के आगे एक कच्चा रास्ता था जिस पर पहुंचकर वो ठिठका। किधर जाए वो, दाएं या बाएं? किधर तो उसने जाना ही था, इसलिए उसने बाएं का रुख किया। मेटाडोर थोड़ी देर आगे बढ़ी तो उसे वो अर्धवृत्ताकार ड्राइव वे दिखाई दिया। पिछली रात जिस पर पैदल चलता वो फार्म हाउस तक पहुंचा था। उसने मेटाडोर को उस ड्राइव वे पर फार्म हाउस से विपरीत दिशा में दौड़ाया। मेटाडोर बंद फाटक पर पहुंची। विमल ने रिवॉल्वर निकालकर दाईं जांघ के नीचे दबा ली और हॉर्न बजाया। गार्ड ने एक उड़ती हुई निगाह मेटाडोर पर डाली। मेटाडोर में बरसाती टोपी ओढ़े बैठे ड्राइवर पर डाली और फिर फाटक खोल दिया। विमल ने मेटाडोर आगे बढ़ाई। बड़ी जल्दी लौट पड़े। वो फाटक के करीब पहुंचा तो गार्ड बोला, हुक्म हुआ है। विमल घर घराती आवाज में बोला। गार्ड ने सहमति में सिर हिलाया और फिर न बोला। मेटाडोर फाटक से पार निकल गई। विमल ने रिवॉल्वर वापस बरसाती की जेब में रख ली। फाटक पीछे बंद हो गया। विमल ने चैन की सांस ली। एक करिश्मे की तरह या शायद इरफान की दुआओं से वो रिहा हो गया था। लेकिन फायदा क्या था उस रिहाई का? सोचना होगा कोई फायदा। उसने मेटाडोर को शहर की तरफ दौड़ाया। पिछली रात को कम से कम एक तजुर्बा उसे हो गया था कि वो दिल्ली के दादा उसकी एवज में नीलम को रिहा नहीं करने वाले थे, इसलिए फिर उन्हें खुद को ऑफर करना बेवकूफी थी। तो सूझेगा कुछ। वो सुझाएगा। जिसनो देवे दया करी सोई पुरख सुजान। तभी उसी सुनसान सड़क पर विपरीत दिशा से अपनी ओर आती एक कार दिखाई दी। कार में आगे ड्राइवर के साथ ड्राइवर जैसी ही मामूली हैसियत का एक व्यक्ति बैठा था और पीछे कीमती सूट में सजा एक साहब बैठा था। कार एक नई जैन थी। सड़क संकरी थी, इसलिए आदतन विमल ने डिप्पर मारा। डिप्पर की क्षणिक रोशनी में उसे जैन में बैठे साहब की शक्ल साफ दिखाई दी। वो सूरत अखबारों में और पत्रिकाओं में छपी वो इतनी बार देख चुका था कि उसने उसे साफ पहचाना। भाई, दिल्ली में झामनानी के फार्म की तरफ जाता? पलक झपकते विमल ने अपना अगला कदम निर्धारित कर लिया। जैन अब उससे मुश्किल से 20 गज दूर रह गई थी और किसी भी क्षण मेटाडोर की बगल से गुजर जाने वाली थी। उसने पूरी शक्ति से एक्सीलेटर का पेडल दबाया और मेटाडोर को दाएं काटा। इससे पहले कि जैन का ड्राइवर कुछ समझ पाता, मेटाडोर सीधी जैन पर चढ़ दौड़ी। विमल ने दरवाजा खोला और मेटाडोर से बाहर छलांग लगा दी। दोनों गाड़ियां टकराई।
धड़ाम की गगनभेदी आवाज उस बियाबान इलाके में गूंजी। जैन टक्कर लगते ही एक पहलू के बल उलट गई और एक खड्ड में जाकर गिरी। मेटाडोर टक्कर के बाद तिरछी हुई और एक पेड़ से जा टकराई। फिर खामोशी छा गई। कांपता कराहता विमल उठा। उसके जिस्म का पोर पोर दुख रहा था, लेकिन गनीमत थी कि कोई हड्डी नहीं टूटी थी, कहीं कोई गहरा घाव नहीं लगा था। उसने बरसाती की दाईं जेब टटोली तो पाया कि रिवॉल्वर वहां मौजूद थी। उसने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली और लड़खड़ाता हुआ खड्ड में पड़ी जैन की तरफ बढ़ा। वो खड्ड इतनी गहरी थी और उसके आगे इतने घने झाड़ झंकार थे कि उसमें गिरी पड़ी जैन सड़क से दिखाई नहीं देती थी। वो खड्ड में उतरा। उसने पाया कि जैन का ड्राइवर बड़ी खतरनाक हालत में स्टीयरिंग के पीछे फंसा मरा पड़ा था। वैसी ही हालत उसकी जोड़ीदार की हुई थी। टक्कर से गाड़ी सामने से यूं पिचकी थी कि अगली सवारियों का बच पाना असंभव था। उसने पीछे निगाह डाली। भाई पिछली सीट पर लुढ़का पड़ा था। दाईं कनपट्टी के करीब से उसका सिर फट गया था और उसमें से निकलता खून उसका चेहरा भिगो रहा था, लेकिन वो खुशकिस्मत था कि जिंदा था। विमल ने करीब जाकर उसे हिलाया डुलाया, उसके हाथ पैरों का मुआयना किया। वो बेहोश था, लेकिन जिंदा था और किसी भी तरह के खतरे से बाहर था। विमल ने रिवॉल्वर वापस जेब में रखी, उसे कार में से बाहर निकाला और अपने कंधे पर लाद कर उसे मेटाडोर तक लाया। मेटाडोर का स्लाइडिंग डोर खोलकर उसने उसे पीछे की एक सीट पर लिटाया। उसने अपने सिर पर से वाटरप्रूफ कैप हटाकर उसके नीचे से अपनी बची खुची पगड़ी बरामद की और उससे मजबूती से भाई की मुश्किल कस दी। फिर उसने मेटाडोर का मुआयना किया। मेटाडोर का अगला भाग पिचक गया था। रेडिएटर में से पानी टपक रहा था। विंड स्क्रीन चटक गई थी, लेकिन पेट्रोल की टंकी सलामत थी और इंजन इग्निशन ऑन किए जाते ही जवाब देता था, यानी कि मेटाडोर चलने की हालत में थी। उसने मेटाडोर को पहले बैक करके पेड़ के सामने से हटाया, फिर सड़क पर उसे यूं सीधा किया कि उसका रुख वापस झामनाने की फार्म की तरफ हो गया। मंथर गति से उसे चलाता वो उसे दुर्घटना स्थल से कोई 100 गज आगे ले गया और उसे सड़क से नीचे उतारकर पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे रोक दिया। उसके बाद वो फिर भाई की तरफ आकर्षित हुआ, जो कि हौले हौले कुनमुना रहा था और लगता था कि किसी भी क्षण होश में आ जाने वाला था। वो प्रतीक्षा करने लगा। 5 मिनट बाद भाई के मुंह से पहली कराह निकली। उसने कई बार आंखें खोली, बंद की और फिर उठने का उपक्रम किया। अपने उपक्रम में कामयाबी हासिल न होती पाकर उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ पांव मजबूती से बंधे हुए थे। फिर उसकी निगाह सामने बैठे विमल पर पड़ी। कौन हो तुम? वो क्रोधित भाव से बोला। फैंटम, विमल बड़ी शांति से बोला। द घोस्ट हु वॉक्स। क्या बकता है? कौन है तू? मैं वो शख्स हूं जिसने तेरे से वादा किया था कि वो तुझे ईंट का जवाब पत्थर से देगा। भाई के नेत्र फैले। मैं वो शख्स हूं जो लाल कालीन बिछाकर तेरा इस्तकबाल करने का इरादा रखता था, लेकिन तू ऐसा एकाएक आया कि इरादे को अमली जामा न पहनाया जा सका। तू तू सोहल है। मैंने बोला था कि बहुत जल्दी तू मुझे अपने सिरहाने खड़ा पाएगा। मेरी इधर आमद की बाबत कैसे जान गया? मैं कहाँ जान गया, ऊपर वाले ने जनवाया, जिसके हाथ में तेरी बदकिस्मती है और मेरी खुशकिस्मती है। नतीजा तेरे सामने है। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसके किए हुआ, इस पर भले ही जब तक जी चाहे सिर थुनता रहे। सोहल, मैंने तेरे जैसा मुकद्दर का सिकंदर नहीं देखा और मैंने अपने जैसा अभागा और बदनसीब नहीं देखा। अब क्या चाहता है? कितनी तमन्ना है भारत सरकार की तेरे पर अपना कब्जा जमाने की। तू मुझे गिरफ्तार कराएगा? करना तो यही चाहिए, लेकिन क्या करूं, मेरी खुदगर्जी आड़े आ रही है। कैसी खुदगर्जी? ऐसा भोला बन के मत दिखा। दुबई में बैठा हर बात की खबर रखता है, तो इस बात की खबर भी तुझे जरूर होगी कि मेरी बीवी नीलम तेरे दिल्ली वाले नए जोड़ीदारों के कब्जे में है। क्यों नहीं होगी? खबर तो मुझे ये भी है कि तुम लोगों ने शिवांगी शाह को मार डाला और बच्चे को छुड़ा लिया, जिसका कि तुझे अफसोस है तो सही, लेकिन उतना अफसोस बच्चे के हाथ से निकल जाने का नहीं है जितना कि
शिवांगी शाह की मौत का है। वो ऐसी कमाल की औरत थी कि हीरो के तोल में भी सस्ती थी। मुझे कमाल की औरतों का कोई तजुर्बा नहीं। तू खुदगर्जी की बात कर रहा था। हाँ, खुदगर्जी ये है कि तुझे गिरफ्तार कराने की जगह मैं तेरी जान का सौदा नीलम की जान से करना चाहता हूँ। कर पाएगा? मुनहसर है। किस बात पर? इसी बात पर कि दिल्ली वालों की निगाह में तेरी कोई कीमत, तेरी कोई औकात है या नहीं। मैं भाई हूँ, वो गर्व से बोला। भाई की औकात से तो सारे एशिया के अंडरवर्ल्ड की औकात है। फिर क्या बात है? फिर तो मेरी फतह है। तू क्या करेगा? मैं क्या करूंगा? जो करेगा तू करेगा। क्या? अपना मोबाइल निकाल, झामनानी को कॉल लगा और उसे बोल कि नीलम को लेकर यहाँ आए। वो खामोश रहा। विमल ने रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ली। क्या? वो बोला। भाई मुस्कुराया। तू मुझे नहीं मार सकता। वो बोला। तू अभी खुद तो बोला कि तूने मेरी जान का सौदा अपनी बीवी की जान से करना है। मुझे मार डालेगा तो सौदा कैसे होगा? विमल ने रिवॉल्वर की नाल को भाई की दाईं कनपट्टी में वहां गड़ाया जहां उसे गहरा जख्म लगा था और जोर से घुमाया। तब तक बहना बंद हो चुका खून तत्काल परनाले की तरह फिर बह निकला। भाई का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। ये नाल तेरी खोपड़ी में इधर से दाखिल होकर परली कनपट्टी से बाहर निकले तो भी तुझे क्या फर्क पड़ेगा? विमल सहज भाव से बोला। तू तो शेर है। कैसे कोई तेरी मूंछ का बाल नोच सकता है? नहीं, हटा। वो बड़ी मुश्किल से बोल पाया। जो हुक्म। विमल ने रिवॉल्वर कनपट्टी से परे की। हाथ खोल। विमल ने खोले। भाई ने अपने कोट की जेबें टटोली, फिर पतलून की जेबें टटोली। क्या हुआ? विमल बोला। मोबाइल। वो बोला। एक्सीडेंट में कहीं गिर गया जान पड़ता है। दाता, पता नहीं साबुत भी बचा होगा या नहीं। विमल ने खुद उसकी तमाम जेबें टटोली। मोबाइल कहीं नहीं था। घड़ी उतार। वो बोला। क्या? भाई हड़बड़ाया। अंगूठी भी, ब्रेसलेट भी, गले में कोई चेन वेन पहनता है तो वो भी। जल्दी कर। भाई ने वो सब चीजें उसे सौंपी। तमाम जेबें खाली कर। भाई ने वो भी किया। विमल ने सब सामान उसी के रुमाल में बांधा और अपनी बरसाती की जेब के हवाले किया। उसने उसके हाथ फिर पहले की तरह बांध दिए। फिर उसके गले से टाई उतारी और उसका एक सिरा गोल करता हुआ बोला। मुंह खोल। क्या? मुंह खोल भाई, तुझे लड्डू खिलाना है। क्या बकता है? कोई बात नहीं समझता। विमल ने उसका निचला जबड़ा जबरन दबोचकर उसका मुंह खोला। उसमें टाई का गोल किया सिरा ठूंसा और बाकी की टाई को ऊपर से उसके मुंह पर बांध दिया। फिर उसने उसे सीट से नीचे लुढ़का दिया और पीछे पड़ी तिरपाल उसके ऊपर डाल दी। फिर वो मेटाडोर की ड्राइविंग सीट पर जा बैठा और उसने उसे फार्म की तरफ दौड़ाया। फार्म से आधा मील पहले उसने मेटाडोर को सड़क से नीचे उतार दिया और पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे छुपा दिया। उसने चाबियां इग्निशन में ही छोड़ दी। सड़क पर वापस आकर उसने उस दिशा में निगाह दौड़ाई तो उसे मेटाडोर दिखाई न दी। गुड। वो पैदल फार्म की तरफ बढ़ा। बूंदाबांदी तब भी जारी थी। उसके फार्म के बंद फाटक तक पहुंचते पहुंचते बूंदाबांदी तेज हो गई और पानी बकायदा बरसने की धमकी देने लगा। पूर्वता उसने कॉल बेल बजाई। फाटक का झरोका खुला। नीली वर्दी वाले गार्ड ने संदिग्ध भाव से उसकी तरफ देखा। मैं भाई का हरकारा हूँ, विमल बोला। उसका संदेशा लाया हूँ, भीतर खबर कर। कौन भाई? गार्ड बोला। ये गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, तेरे पल्ले नहीं पड़ने वाली। भीतर फोन लगा और झामनानी को खबर कर। उसने फोन किया। उसने रिसीवर वापस रखा तो उसके चेहरे पर पहले जैसे उपेक्षा के भाव न थे। वो झरोके से परे हटा। उसने फाटक की खिड़की खोली। विमल भीतर दाखिल हुआ। सीधे चले जाओ, गार्ड बोला। रास्ता मालूम है मुझे। लंबे डग भरता वो आगे बढ़ा और इमारत के सामने पहुंचा। हुक्मनी और तरसेम लाल बरामदे में मौजूद थे। कोई हथियार है तो इधर करो, हुक्मनी बोला। जरूर, विमल बोला। उसने रिवॉल्वर निकालकर उसे थमा दी। रिवॉल्वर हाथ में आते ही हुक्मनी के माथे पर बल पड़े। कई क्षण तक उसने उलट पुलट कर उसका मुआयना किया। ये तो। फिर वो संदिग्ध भाव से विमल को घूरता हुआ बोला। बजाज की रिवॉल्वर है? उसी की है, विमल सहज भाव से बोला। तुम्हारे पास कैसे आई?
जैसे तुम्हारे पास आई। क्या मतलब? जैसे मैंने तुम्हें दी तो तुम्हारे पास आ गई, वैसे ही उसने मुझे दी तो ये मेरे पास आ गई। कहाँ मिला वो तुम्हें? सारे सवाल खुद ही पूछेगा? विमल कर्कश स्वर में बोला। तेरे को बताया कोई कि मैं क्या बोला, कि मैं कौन हूं? हुक्मनी सकपकाया। फिर वो तरसेम लाल से बोला, इस पर नजर रखना, मैं आता हूं। तरसेम लाल ने सहमति में सिर हिलाया। पीछे का एक दरवाजा खोलकर हुक्मनी उसके पीछे गायब हो गया। विमल प्रतीक्षा करता रहा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। हुक्मनी चौखट पर प्रकट हुआ। उसने विमल को आगे बढ़ने का इशारा किया। विमल आगे बढ़ा। उसके पहलू से गुजरकर वो भीतर दाखिल हुआ तो उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। भीतर चारों बिरादरी भाई मौजूद थे। विमल के हाथ से स्थानांतरित हुई रिवॉल्वर झामनानी के हाथ में थी और सबसे ज्यादा उलझन के भाव उसी के चेहरे पर थे। बड़ी, कौन है नी तू? झामनानी बोला। विमल ने सिर से टोपी उतारकर एक और उछाल दी। ब्रजवासी द्वारा सोहल की मुंबई से लाई तस्वीरों से तब तक चारों बिरादरी भाई दो चार हो चुके थे। विमल की सूरत पर निगाह पड़ते ही उनके होश उड़ गए। विमल ने बरसाती के बटन खोलकर उसे भी उतारा। नीचे से राजा गजेंद्र सिंह की शाही ड्रेस प्रकट हुई तो उनके रहे सहे होश भी उड़ गए। चारों उछलकर खड़े हुए। सोहल? झामनानी के मुंह से निकला। एट योर सर्विस। विमल सिर नवाकर बोला। तू तो बाहर से आया नहीं, कुएं से कैसे निकला? बाहर कैसे पहुंच गया? बाहर तो निकला सो निकला, ब्रजवासी बोला। लौट के आ गया? खोटी अकल माइयावेदी, पवित्र सिंह बोला। मार के गेर दो जी ससुरे को, भोगीलाल बोला। इबके लिहाज मती ना करो। साईं लोगो सबर, झामनानी बोला। सबर? बड़ी, तुम भूल रहे हो नहीं कि ये भाई का नाम लेकर इधर आया। भाई का हरकारा बोला ये अपने को। वो विमल की तरफ घूमा। इधर मेरी तरफ देखनी। विमल ने देखा। बड़ी, फाटक वाले गार्ड ने ठीक सुना नी कि तू भाई का संदेशा लाया है? ठीक सुना, विमल बोला। तू भाई का हरकारा कैसे बन गया? राज की बात है, सबके सामने नहीं बताई जा सकती। बड़ी, क्या संदेशा लाया है नी? सबके सामने बोलूं? ड्रामा बंद करनी, जल्दी बोल वरना शूट कर दूंगा। क्या कहने, यानी कि मैं तुम लोगों की सहूलियत को निगाह में रखकर वापस लौट के आया? साईं, तेरे लौट आने पर तो मैं सख्त हैरान हूँ। इस बात से भी ज्यादा हैरान हूँ कि तू कुएं से कैसे निकला। पूरी बात सुनोगे तो अभी हैरानी से गश खा जाओगे। बड़ी, जल्दी बोलनी कि क्या है पूरी बात। मैं नीलम को लेने आया हूँ। तू तू पागल है नहीं? या? ब्रजवासी बोला। नशे में है? सुबह सवेरे? भोगीलाल बोला। गुरमुखो, विमल पवित्र सिंह से बोला। तुसी कुछ नहीं कहना? पवित्र सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला, घूर कर विमल को देखा और बोला। तूने कहा तू नीलम को लेने आया है और हम कहेंगे कि चल भाई नीलम, जा अपने खसम दे नाल। ठीक ऐसा ही है कुछ कुछ मेरे जहन में। चारों ने फिर उलझन पूर्ण भाव से एक दूसरे की तरफ देखा। बड़ी, भाई की बात बीच में रह गई नी, झामनानी बोला। बोलनी, क्या संदेशा लाया है तू उसका? दरअसल मैं उसका संदेशा नहीं, उसकी खबर लाया हूँ। बड़ी, कैसी खबर नी? दिल्ली के दादाओं, तुम सबका पिता भाई इस वक्त मेरे कब्जे में है, एन वैसे ही जैसे कि नीलम तुम्हारे कब्जे में है। बढ़ के हाँक रिया है जी, भोगीलाल बोला। तेरे कहने भर से मान ले, ब्रजवासी बोला, कि भाई तेरे कब्जे में है। मैं सबूत पेश कर सकता हूँ, विमल बोला। तो कर ना नी, झामनानी बोला। करता क्यों नहीं? विमल ने बरसाती की जेब से वो रुमाल निकाला जिसमें भाई का निजी सामान बंधा था। उसने रुमाल को खोला और उसका सामान उन लोगों के सामने मेज पर उलट दिया। ये है सबूत, वो बोला। ये भाई का पासपोर्ट, ये उसकी रोलेक्स की लाखों की घड़ी, ये उसकी नीलम जड़ी अंगूठी, ये उसका हीरो से जड़ा आइडेंटिटी ब्रेसलेट, ये अल्लाह के पेंडेंट वाली उसकी फैंसी चेन, ये उसका रे बैन का चश्मा, ये उसका शेफर्स का गोल्ड पेन, ये उसका यूएई में जारी हुआ इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, ये उसका मगरमच्छ के चमड़े का बटुआ जिसमें उसके नाम के 4 इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड हैं, और ये आखिरी आइटम उसके मोनोग्राम वाला रुमाल। दिल्ली के दादाओं, भाई का ये खास और निजी सामान उसी शख्स के कब्जे में हो सकता है जिसके कब्जे में की भाई हो।
सब ने एक एक आइटम का मुआयना किया। फिर सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगी। भाई को थाम लिया, ब्रजवासी के मुंह से निकला। उसके कहने का ढंग ऐसा था जैसे भाई को थामना और प्रलय आ जाना एक ही बात हो। बड़ी, कहाँ है नी वो? झामना नी बोला। विमल हंसा। नहीं बताएगा नी? कैसे बताऊंगा, जबकि मैं न पागल हूं और न नशे में हूं। कोई हालिया दिमागी दौरा भी मुझे नहीं पड़ा। खामोश रह सकेगा नी? मार के आगे भूत भागते हैं, भोगीलाल बोला। कीमा कूट दो माइये वेदा, पवित्र सिंह बोला। इसका तो बाप भी बोले, ब्रजवासी बोला। तूने ऐसी कोई घोषणा नहीं करनी झामनानी, विमल बोला। झामनानी सक पकाया। उसका सिर अपने आप ही इनकार में हिला। तो अपने कुत्तों को चुप करा ताकि मैं तेरे सवाल का जवाब दे सकूं। तीनों के चेहरे लाल हुए। वो विमल की तरफ झपटे, लेकिन झामनानी ने उन्हें रोका। बड़ी, क्या जवाब है नी तेरा? झामनानी बोला। मुमकिन है कि तुम लोग जबरन मेरे से कुबुलवा लो कि भाई कहाँ है, लेकिन दो वजह से वो जानकारी तुम्हारे काम नहीं आने वाली। एक तो एक खास वक्त तक मैं अपने उन आदमियों के पास वापस ना लौटा जिनके कब्जे में भाई है, तो वो भाई को मार डालेंगे। दूसरे, उस खास वक्त से पहले तुमने मेरे से भाई का पता कुबुलवा लिया और तुम वहां पहुंच भी गए, तो भाई जिंदा तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी अपने आदमियों को हिदायत है कि शहर में जिस जगह पर भाई कैद है, कोई गैर या अनजाना आदमी उसके करीब भी फटके तो वो भाई का सिर काट कर उसे प्लेट में सजाकर यहाँ भेज दे। ऐन वैसे ही जैसे कि तुम मेरी बीवी को मुझे ताबूत में पेश करना चाहते हो या मेरे बच्चे को जूते के डिब्बे में पेश करना चाहते हो। तेरे आदमी कौन? धोबी, जिनसे तुम बाखूबी वाकिफ हो। धोबियों से निपटने का यहाँ पूरा इंतजाम है। बहुत हथियारबंद आदमी है हमारे पास यहाँ। छोटी मोटी फौज मौजूद है यहाँ हथियारबंद आदमियों की। कल देखी मैंने, लेकिन धोबियों को यहाँ आना जरूरी नहीं। जरूरी होता तो मैं उन्हें साथ ही लेके आया होता। मैं आ गया, यही काफी है मौजूदा हालात में। क्या कहने, ब्रजवासी बोला। साईं, तू है तो बहुत सयाना, झामनानी बोला, लेकिन इस बार तो सब गलत किया। वो कैसे? तूने अपने धोबियों के साथ जो टाइम लिमिट सेट की, ये सोच के सेट की कि नीलम इधर है, लेकिन नीलम तो इधर नहीं है नी। विमल गड़बड़ाया। वो बात तो उसने वाकई नहीं सोची थी। वो इधर ही है। फिर वो बोला। बड़ी, कौन बोला नी कि वो इधर है? खुद भाई बोला। झामनानी खामोश हो गया। लफाजी बहुत हो चुकी। विमल एकाएक कर्कश स्वर में बोला। 1 मिनट में नीलम को सही सलामत इधर हाजिर करो, वरना अपने भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए तैयार हो जाओ। चारों फिर बेहद परेशान दिखाई देने लगे। बोलो, विमल पूर्वता कर्कश स्वर में बोला। क्या जवाब है तुम्हारा? नीलम आती है साईं, झामनानी मरे स्वर में बोला। हुक्मनी, वडी, लेके आनी इसकी बीवी को। 2 मिनट में नीलम वहां पहुंची। विमल को अकेले वहां मौजूद देखकर उसका चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। हौसला रख, विमल आश्वासन पूर्ण स्वर में बोला। मैं गिरफ्तार नहीं हूं, अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हूँ। ओह, मैं तुझे लेने आया हूँ। क्या? ये लोग तुझे राजी राजी मेरे साथ भेज रहे हैं? इतनी आसानी से नहीं साईं, झामनानी बोला। क्या मतलब? विमल के माथे पर पल पड़े। वडी, पहले भाई की बात तो मुकम्मल हो जाए। अब क्या बात बाकी रह गई मुकम्मल होने से? भाई हमारे तक वापस कैसे पहुंचेगा? बड़े आराम से पहुंचेगा। मैं नीलम को यहाँ से लेके जाऊंगा। मेरे अपने आदमियों के पास हमारे महफूज पहुंचते ही वो लोग भाई को रिहा कर देंगे। चढ़िया हुआ है। बड़ी, तू चला गया, तेरी जोरू चली गई, तो भाई के लौटने को क्या गारंटी रह जाएगी? तुम क्या चाहते हो? किसी तरीके से भाई की सेफ वापसी की गारंटी कर। और क्या चाहते हैं? विमल कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला। तुम नीलम को यहाँ से अकेली चले जाने दो। मैं इसे अपने साथियों का पता बता दूंगा। इसके मेरे साथियों के पास पहुंचते ही मेरे साथी भाई को रिहा कर देंगे और भाई को समझा देंगे कि रिहा होते ही वो यहाँ तुम लोगों को फोन करे। फोन पर खुद भाई के ये तस्दीक करते ही कि वो आजाद हो गया था, इधर तुम मुझे आजाद कर दोगे और भाई की तरह ही अपनी रिहाई की खबर मैं अपने आदमियों को टेलीफोन पर दे दूंगा। तू वक्त कितना मुकर्रर करके आया है अपनी वापसी का? 2 घंटे का।
जिसमें से आधा घंटा तो गुजर भी चुका होगा। पौना। ठीक है, हमें ये इंतजाम मंजूर है। नहीं, तेरी बीवी इधर से जाएगी और हमें यहाँ भाई का फोन आएगा कि वो आजाद हो गया है, तब हम तेरे को छोड़ देंगे। लेकिन झामनानी का स्वर एकाएक हिंसक हो उठा। अगर 1.25 घंटे के अंदर भाई का इधर फोन ना आया तो मैं खुद तुझे शूट कर दूंगा। भाई को यहाँ का फोन नंबर मालूम है? मालूम है नी? रास्ता वो भी मालूम है नी? तो मुझे मंजूर है। अब मैं नीलम से अकेले में बात करना चाहता हूँ। चढ़िया हुआ है? मुझे नीलम को उस जगह का पता बताना होगा जहाँ भाई गिरफ्तार है। यही बता मेरे भाई, अब तू चढ़िया हुआ है। अगर उस जगह का पता तुम लोगों ने भी सुन लिया, फिर क्या तुम हमें छोड़ोगे? फिर तो तुम फौरन उस जगह पर हल्ला बोलकर भाई को छुड़ाने की कोशिश करोगे। दादा लोगों की आपस में निगाहें मिली। तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर झामनानी बोला, तू बीवी को कोने में ले जा और यूं इसके कान में पते की फूंक मार कि तेरी आवाज हमें सुनाई न दे। ठीक है। विमल ने नीलम की बाह पकड़ी और उसे कमरे के कोने में ले गया। जो मैं कहता हूँ उसे गौर से सुन। विमल फुसफुसाता सा बोला, सुन पा रही है? नीलम ने बड़े सस्पेंस भरे भाव से सहमति में सिर हिलाया। यहाँ से कोई आधा मील दूर मेहरौली की ओर जाने वाली सड़क पर दाईं ओर पेड़ों का एक झुरमुट है। उसके पीछे एक ब्राउन कलर की मेटाडोर वैन खड़ी है। मेटाडोर की चाबियां इग्निशन में ही मौजूद हैं। मेटाडोर में ही हाथ पांव बंधा भाई पड़ा है। वो चौंकी। यहाँ से इतने करीब? वो बोली, धीरे धीरे, तुझे सिर्फ कार चलानी आती है। मेटाडोर चलाना तेरे लिए मुश्किल काम होगा, लेकिन ये काम तूने किसी भी तरीके से करके दिखाना है। इसी में तेरी जान की सलामती है। और तुम्हारी? मुझे कुछ नहीं होगा। मेटाडोर चला के मैं जाऊंगी कहाँ? तुम उसको इस इलाके से ज्यादा दूर ले जाना और कहीं से मुबारक अली को फोन करना। मैं तुझे उसका तिराहा बैरम खां का एक पीपी नंबर बता रहा हूँ, जिसे जुबानी याद कर ले। बोलो, विमल ने बोला। नंबर न मिला तो? अभी सुबह का वक्त है। मुझे उम्मीद नहीं कि मुबारक अली इतनी जल्दी घर से निकल जाएगा। वो न हो तो अली या वली को पूछना, वो भी न हो तो हाशमी को पूछना। फिर भी कोई बात न बने तो 100 नंबर डायल करना और सब कुछ पुलिस को बता देना। वो आदमी कहता था कि अगर भाई न लौटा तो वो तुम्हें मार डालेंगे। वो कोरी धमकी है। जब तक उन्हें भाई की कोई खोज खबर नहीं लग जाएगी वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। फिर भी सोचने का वक्त नहीं। थोड़ा बहुत रिस्क लेना जरूरी है। तो जैसा मैंने कहा है वैसा कर। मुबारक अली से बात हो गई तो मैं उसे कहूंगी क्या? उसको यहाँ के हालात बता देना। ये बता देना कि भाई मेटाडोर में है। आगे जो वो मुनासिब समझेगा खुद कर लेगा। मैं तुम्हारी तरफ से आश्वस्त नहीं। अरे मूर्ख, मुझे कुछ नहीं होने वाला। तू जा, वरना कोई टोक देगा। लेकिन बड़ी, खत्म करो नी। झामनानी उच्च स्वर में बोला। देखा, विमल बोला, अब वक्त बर्बाद न कर। तू फौरन यहाँ से निकल जा। मुझे अंदेशा है कि कहीं इन लोगों का तेरी बाबत इरादा ना बदल जाए। अब जा जा जा। जाती हूँ, नीलम मरे स्वर में बोली। लेकिन अब क्या है? सूरज वो सेफ है, मुंबई में है, इरफान के पास है। वो तो दुश्मनों के चंगुल में था, छुड़ा लिया। ओह, अब जा। अच्छा झामनानी, विमल उच्च स्वर में बोला, मैंने नीलम को जो कहना था कह दिया है। ये जाने को तैयार है। झामनानी ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हुक्मनी? हाँ साहब। सरदार की बीवी को फार्म से बाहर तक छोड़ के आ। सब आदमियों को भी समझा दे कि ये मेरे हुक्म से यहाँ से जा रही है। ये कहीं भी जाने के लिए आजाद है। किसी ने इसे रोकना टोकना नहीं है नी। पीछे भी नहीं जाना है। विमल बोला, बड़ी, सुना नी? हाँ साहब। तो हिलता क्यों नहीं नी? हुक्मनी ने नीलम को इशारा किया। फिर दोनों लंबे डग भरते वहां से बाहर निकल गए। पीछे खामोशी छा गई। 5-6 मिनट बाद हुक्मनी वापस लौट आया। गई, वो बोला। ठीक, झामनानी बोला। अब इसे उसी कमरे में लेके चल जिसमें इसकी बीवी बंद थी। तरसेम लाल, तू भी चल। झामनानी, उसके दोनों आदमी और विमल पिछवाड़े के एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे में प्रवेश द्वार के अलावा कोई छोटा मोटा रोशनदान तक नहीं था। भीतर छत से लटके शेड के साथ एक बल्ब जल रहा था।
कमरे में एक अस्पतालों जैसे ऊंचे लोहे के पलंग के अलावा एक कुर्सी थी, एक मेज थी जिस पर एक टेबल फैन रखा हुआ था और एक पानी की बोतल और एक गिलास रखा हुआ था। बड़ी तशरीफ रखनी, झामनानी बोला। विमल पलंग पर नीचे टांगे लटकाकर बैठ गया। तरसेम लाल, झामनानी बोला। हाँ साहब, तरसेम लाल तत्पर स्वर में बोला। ये आदमी तेरे हवाले है, इसलिए तू इधर ही ठहरेगा। ठीक है, ये रिवॉल्वर पकड़। ये आदमी कोई शरारत करे, कोई पंगा करे तो इसे बेहिचक शूट करने की तेरे को मेरी इजाजत है, समझ गया? हाँ साहब। ये पलंग पर बैठा है नहीं, ये इस पर से उठकर खड़ा होने की भी कोशिश करे तो गोली। ऐसा ही होगा। तरसेम लाल, ये तेरा इम्तिहान है कि तू मेरे काबिल आदमी है या नहीं। तेरे इधर होते अगर ये आदमी यहाँ से निकल भागने में कामयाब हो गया तो समझ लेना कि तेरी जिंदगी खत्म। ऐसा कुछ नहीं होगा साहब, ये हिल के तो दिखाए। शाबाश। फिर वो हुक्मनी की तरफ घूमा। और तू यहाँ से निकल और कमरे को बाहर से ताला लगा। विमल के चेहरे पर मायूसी छा गई। यानी कि भीतर छूटे जा रहे तरसेम लाल नाम के आदमी पर वो काबू पा भी लेता तो भी बाहर निकलना नामुमकिन था। झामनानी और हुक्मनी बाहर निकल गए। तत्काल दरवाजा बंद हुआ और उसको बाहर से ताला लगाए जाने की आवाज हुई। फिर दूर जाते कदमों की आवाज। तरसेम लाल ने एक जमाही ली और पलंग पर बैठे विमल की तरफ देखा। कैसा शरीफ, कैसा निरी लग रहा है ये शख्स इस घड़ी। इस घड़ी कोई इसे देखता तो भला कह सकता था कि ये 7 राज्यों में घोषित इश्तिहारी मुजरिम था और इसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख रुपए का इनाम था। कैसा बेइज्जत हुआ था कल बेचारा। अकेले यहाँ पहुंचकर कैसा हौसले का काम किया था इसने कल, और आज फिर कैसे अपनी जान जोखिम में डालकर इसने अपनी औरत को रिहा करवाया था। मैं पुलिस का आदमी हूँ, एकाएक वो बोला। विमल ने हड़बड़ाकर सिर उठाया। क्या? वो बोला। क्या कहा? मैं पुलिस का आदमी हूँ, तरसेम लाल दबे स्वर में बोला। दिल्ली पुलिस में हवलदार हूँ। ये देखो मेरा आइडेंटिटी कार्ड। उसने विमल को जेब से दिल्ली पुलिस का आइडेंटिटी कार्ड निकालकर दिखाया। ओह, विमल बोला। यहाँ कैसे? यहाँ मैं इन लोगों के बीच पुलिस का भेदिया हूँ। भेदिया? किस लिए? झामनानी की ऐसी तैसी फिरने के लिए जिसने कि मायाराम बाबा का अगवा करवाया। तुम्हें कैसे मालूम है कि मायाराम का अगवा इसने करवाया था? मेरे से बेहतर और किसे मालूम होगा? मतलब मैंने ही रिश्वत खाकर झामनानी को मायाराम को पंजाब पुलिस द्वारा अमृतसर ले जाने के तमाम प्रोग्राम के बारे में बताया था। विमल ने हैरानी जताते हुए उसकी तरफ देखा। दूसरे, अब तो वो लोग अपनी जुबानी भी कबूल कर चुके हैं कि सब किया धरा उनका था। वो तो तुम्हारे सामने भी कबूल कर रहे थे कि उन्होंने दिल्ली और मुंबई में और भी कत्ल करवाए थे। जब इन्हीं लोगों का हुक्का भर रहे थे तो इनके खिलाफ क्यों कर हो गए? राजी से तो न हुआ, हालात ही ऐसे पैदा हो गए कि खिलाफ होना पड़ा। समझ लो कि यूं मैं अपने उस गुनाह की सजा काट रहा हूं जो कि मैंने मायाराम की बाबत मुंह फाड़ कर किया था। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। कल इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी तुमने जैसे गौरव और स्वाभिमान का प्रदर्शन किया वो नायाब था। तुम फंसे हुए थे, लाचार थे, फिर भी उन ओछे छिछोरे आदमियों के मुकाबले में एक प्रतापी पुरुष लग रहे थे। तुम भी उन्हीं जैसे जरायम पेशा शख्स हो। फिर भी कोई ऐसी बात थी जो तुम्हें उन लोगों से कोई जुदा शिनाख्त देती थी। तुम नाहक मेरी तारीफ कर रहे हो। मेरे में कोई खूबी नहीं। ये भी तुम्हारी खूबी है जो तुमसे ऐसा कहलवाती है। इधर क्या हो रहा है? इतनी चहल पहल क्यों है? इतने आदमी क्यों है? कल तक मुझे नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम है कि यहाँ एशिया के बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड्स की मीटिंग होने वाली है। उसी सिलसिले में भाई आया है जो पता नहीं कैसे तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। और कौन आ रहे हैं यहाँ? मुझे उनकी खसूसियात नहीं मालूम, सिर्फ नाम मालूम है। लेकिन हैं वो सब यकीनन अपने अपने मुल्कों में नारकोटिक्स ट्रेड के बड़े खलीफा, जिन्हें झामनानी ड्रग्स लॉर्ड्स बोला। उसी की जुबानी मैंने उनके नाम सुने और ये सुना कि वो कहाँ से आ रहे हैं। मसलन यहाँ कराची से जहांगीर खान आ रहा है, काठमांडू से बुद्धि रत्न भट्टराई आ रहा है, ढाका से
खलील उर रहमान आ रहा है, रंगून से आंग सुविन आ रहा है, कोलंबो से नेविल कनकर्तने आ रहा है और काबुल से मोहम्मद कामिल दिलजादा आ रहा है। क्या कहने, जैसे कॉमनवेल्थ कंट्रीज की प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हों। अभी एक और शख्स आ रहा है जो इन सबका बॉस जान पड़ता है और लगता है कि उसी के लिए खास तौर से यहाँ हेलीपैड बनाया गया है। वो कौन हुआ? उसका नाम रिकियो फिगुएरा है। सुना है वो सारे एशिया का ड्रग ट्रेड कंट्रोल करता है और उसके अमेरिकी माफिया से सीधे कॉन्टैक्ट्स हैं। वो कब आएगा? हेलीपैड तो तैयार है, लिहाजा किसी भी वक्त आ सकता है। और बाकी लोग जिन्हें तुमने बड़े ड्रग लॉर्ड्स कहा, वो फिगुएरा के साथ आएंगे? मेरे ख्याल से नहीं। ऐसा होने वाला होता तो भाई अकेला ना आया होता। जब वो सब लोग यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पुलिस की बहुत बड़ी रेड होगी। महकमे को कोई फौजी ऑपरेशन जरूरी लगने लगे तो भी बड़ी बात नहीं। आई सी। इस वक्त मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त की अफरा तफरी में मैं तुम्हें यहाँ से खिसका देने की कोशिश करूंगा। तब तक पता नहीं ये लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे या नहीं। वो तो है, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ। तुमने सुना ही था झामनानी मुझे क्या धमकी देके गया था। तुम्हारी मदद पर मेरा कोई दावा नहीं है मेरे भाई। मैं तो इसके लिए भी तहे दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि मेरे बारे में तुमने इतना अच्छा अच्छा सोचा। मेरे लिए तो ये करिश्मा है कि मुझ अधम प्राणी में तुम्हें कोई खूबी दिखाई दी। बाकी रही यहाँ से रिहा होने की बात, तो अगर वो चाहेगा तो खुद बांह बढ़ाकर मुझे उबार लेगा। ठीक कहा। मैं मतिमन चरण शरणागति कर गही लेहू उबारी, लाख रुपए की बात कही। तभी बाहर से गड़गड़ की आवाज आई। ये हेलीकॉप्टर की आवाज है, तरसेम लाल बोला। लगता है वो बड़ा साहब पहुंच गया इधर। रिकियो फिगुएरा, विमल बोला, या जो कोई भी इधर हेलीकॉप्टर पर आने वाला था। एक बात बोलूं? वो बोला। विमल ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। हाँ हाँ, वो बोला। बोलो। मैं करप्ट पुलिसिया हूँ, लेकिन मूर्ख पुलिसिया नहीं हूँ। क्या मतलब? मैं आंखें खुली रखता हूँ और कान खड़े रखता हूँ। क्या कहना चाहते हो? भाई शहर में मौजूद तुम्हारे उन आदमियों के कब्जे में नहीं है जिन्हें कि तुमने धोबी कहा। विमल चौंका। उसने मुंह बाए तरसेम लाल की तरफ देखा। मेरे भाई? तरसेम लाल मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्हारे पास इतना वक्त कहाँ था कि तुम न सिर्फ शहर पहुंच गए होते, वहां से लौट भी आए होते। बजाज मेरे सामने तुम्हारे लिए चाय और डबल रोटी लेके गया था। तुमने उसे फौरन भी अपने काबू में कर लिया होता, तो भी टाइम का हिसाब पूरा नहीं बैठता। तुम तो भाग निकलने के बाद एक तरह से उल्टे पांव इधर लौटे और लगे दावा करने कि भाई तुम्हारे आदमियों की पहरेदारी में शहर में कहीं कैद था। तुम्हारे पास तो शहर पहुंचने का भी वक्त नहीं था, जबकि तुम तो लौट के भी आए, वो भी पैदल चल के। मेरे आदमी मुझे इधर करीब ही मिले थे, जो कि फौरन भाई को यहाँ से दूर शहर ले गए थे। तुम यहाँ अकेले आए थे। आदमी बाद में पहुंचे थे। बाद में कब? रात को या सुबह? सुबह, यानी कि उन्हें मालूम था कि सुबह तुम रिहा हो जाने वाले थे। उन्हें मालूम था कि झामनानी रात को ही तुम्हारा पोलो राम नहीं करा देने वाला था। तो तुम्हारे ख्याल से मैंने ब्लफ मारा कि भाई मेरे कब्जे में है? नहीं, ब्लफ नहीं मारा। वो यकीनन तुम्हारे कब्जे में था, वरना उसका वो निजी सामान तुम्हारे हाथ न लगा होता जो कि तुमने पेश किया। तो भाई जिस जगह पर भी है, वो जगह फार्म से ज्यादा दूर नहीं हो सकती। वो आसपास ही कहीं है, जहां से पैदल चलकर तुम वापस यहाँ पहुंचे थे। ये पैदल चल के आने वाली बात क्यों कर कही? भाई, तुम भाई के हरकारे बनकर यहाँ पहुंचे थे। तुम किसी गाड़ी पर आए होते तो यहाँ किसकी मजाल हो सकती थी भाई के हरकारे को गाड़ी फाटक पर रुकवाने की? गाड़ी पर आए होते तो फार्म हाउस तक पैदल चलने की जहमत भला क्यों उठाते? काफी तीखा दिमाग पाया है तुमने। शुक्रिया। फिर भी अभी हवलदार ही हो। दुआ है ऊपर वाले की कि वो तो हूं, वरना बेरोजगार भी हो सकता था। ओह, बेरोजगारी से बचने के लिए ही तो झामनानी जैसे खतरनाक गैंगस्टर के कैंप में पुलिस का भेदिया बनना कबूल किया। अब ये तो कबूल करो कि जो मैंने कहा सही कहा। सही कहा।
यानी कि भाई करीब ही कहीं है। हाँ, कहाँ? फार्म के फाटक से मुश्किल से आधा मील दूर, वहां पेड़ों के एक झुरमुट के पीछे यहीं की एक मेटाडोर वैन खड़ी है, जिसमें कि वो बंधा पड़ा है। बढ़िया, ये बात मैंने तुम्हें इसलिए बताई है, विमल जल्दी से बोला, क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। तुमने बहुत बड़े बड़े नाम गिनाए, लेकिन असल बड़ी मछली तो इधर मौजूद है, वो भाई ही है। तुम भाई को गिरफ्तार करा सके तो तुम्हारी ऐसी जय जयकार होगी कि तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। ये तुम एक राष्ट्रीय हित का काम करोगे, जो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मौजूदा हालत में मुझे अपनी जान की कोई गारंटी दिखाई नहीं देती। इन लोगों के तमाम वादों आश्वासनों के बावजूद मेरे साथ कैसा भी धोखा हो सकता है। इसलिए तभी बाहर कदमों की आहट हुई। खामोश। तरसीम लाल दांत भींचे फुफकारा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।